ही हम लोग बैठे थे तो पापा ने बोला कि तुझे तो कलेक्टर बनाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, क्या है कलेक्टर में, क्यों बनाएंगे कलेक्टर? तो राइट। ही टोल्ड मी कि कलेक्टर के पास इतनी पावर होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। तो हम्म। वो अपनी मर्जी से सब चीजें कर सकता है। एंड सिंस आई हैव सीन योर एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप टू एनीबॉडी, तो तेरे को तो गुस्सा बहुत आता है, तो तुझे कलेक्टर बनाएंगे। एग्जाम के पहले आई जस्ट हैड रेड बुल। किसी हम्म। ने बोला कि रेड बुल से आपको एनर्जी आती है, आप अवेक रहोगे बहुत टाइम तक, तो मैंने रेड बुल ले लिया। एंड इन व्हाट रेड बुल डिड वाज, रेड बुल एक अलग इफेक्ट देती है आपको। जब आप बिल्कुल टेंशन वाली सिचुएशन में होते हो तब रेड बुल आपको हैप्पी मूड दे देती है। तो हम्म। वो आप हैप्पी मूड में आप ये भूल जाते हो कि आपको सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। हम्म। तो सीसेट ने इतना बड़ा मुझे मतलब शॉक दिया दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग ये प्रोसेस मेरे लिए नहीं है। राइट। आई शुड स्विच टू सम अदर करियर, हम्म। बिकॉज 3 अटेम्प्ट हो गए, आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। एंड एवरीवन इज लाइक प्रीलिम्स तो सबका निकल जाता है, हम्म। क्योंकि प्रीलिम्स में बच्चे पास ज्यादा होते हैं। Being a civil servant was her dream since 8th grade. She wanted to make her parents proud and serve her country. So, right after graduation, she dedicated herself to preparing for UPSC CSC. She put in all her efforts and attempted the exam 5 times but couldn't make it to the final list even after reaching the interview stage once. The failures made her doubt herself and she pivoted in her career, but destiny had other plans. With motivation from her family and friends, she returned to the CSC path, gave it her all one last time, and cleared the exam in 2023, being selected for IRS IT. Hello and welcome. This is Pallavi, and you are watching Indian Masterminds. Today I am with Rupali Suran. Her journey was truly filled with ups and downs, but she made it in the end. We'll talk about her journey and learn how she overcame her shortcomings and stayed motivated through all the failures. Welcome to Indian Masterminds, Rupali. Thank you so much for giving us time. Thank you so much, Indian Mastermind, to ask me to come to your platform. You are always a big help to me during GS4 paper, Oh, when I used to think that how I can apply the administrative case studies and answers. So you are always there to provide those case studies easily. thank you. I didn't know this part. So, yeah, this is great to hear. So, yeah. So let's start and we'll talk about your journey. ऐसे तो मेरी एक बार पहले भी बात हो चुकी है आपसे, but then again we'll talk about it शुरू से. So in the last conversation, you told me कि you were in, I can guess, class 8 when your father told you about civil services. So do you remember that conversation? And also I would like to know कि ऐसा क्या था उस कॉन्वर्सेशन में कि वो बस छप गया, लाइक यू नेवर थॉट ऑफ गोइंग इन, मतलब एक्सप्लोरिंग अदर करियर ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, एंड ऑल योर डिसीजंस वेर towards CSC only. So, what was that conversation, if you remember? ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो पापा ने बोला कि तुझे तो कलेक्टर बनाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, क्या है कलेक्टर में, क्यों बनाएंगे कलेक्टर? तो Right. ही टोल्ड मी कि कलेक्टर के पास इतनी पावर होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। तो Mm-hmm. वो अपनी मर्जी से सब चीजें कर सकता है। एंड सिंस आई हैव सीन योर एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग बडीज, तो तेरे को तो गुस्सा बहुत आता है, तो तुझे कलेक्टर बनाएंगे। एंड एट दैट एज आई वॉज नॉट अवेयर हु वॉज कलेक्टर। Hmm. सो मुझे लगता था टिकट कलेक्टर, टीसी जो होता है ना, वो कलेक्टर होता है। तो Okay. जो ट्रेन के अंदर बस में जो आता है, तो मैं पापा को बोला कि पापा आप मुझे मतलब ये क्यों बनाना चाहते हो टीसी वाला, फिर भी पता नहीं आपको लगता होगा। तो Hmm. देन ही टोल्ड मी कि कलेक्टर वो होता है जो एक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करता है। Hmm. उसके पास में अच्छा बंगलो होता है, गाड़ी होती है, सर्वेंट्स होते हैं, उसके पास में जो वो बोलता है सब पावर होती है। तो इस जब उन्होंने मुझे ये उनका डिस्क्रिप्शन बताया कि कलेक्टर क्या होता है, क्या करता है, तो फर्स्ट अट्रैक्शन तो यही था कि पावर Hmm. और जो मॉनेटरी गेन्स है वो आपको बचपन में बहुत अट्रैक्ट करता है। Right. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्टडिंग द आर्ट्स, देन हाउ आई डेवलप दिस फीलिंग कि मुझे जाना एडमिनिस्ट्रेशन में। आई एम Hmm. लाइकिंग दैट सब्जेक्ट, एंड if I can contribute towards the subject or toward the administration a little bit, Hmm. then I can make a difference in a later stage. That's why I chose the art subject and go for the administrative job.
Yeah, so after graduation, you straight out jump to the preparation. तो थोड़ा सा उस journey में because I know you have given, this was your sixth attempt in which you got success. So if you can get through all those 5 attempts in which you were trying, but some or the other things were happening जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था. So please take us through that journey. बेसिकली मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और उसमें मेरी बेसिक्स बुक्स कंप्लीट हो चुकी थी. सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई थॉट टू गिव दैट अटेम्प्ट इन 2018 ओनली, एंड उस अटेम्प्ट में मैंने जितना मुझसे हो सकता था फॉर द प्रीलिम्स मैंने सब कुछ करा अपने 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 एंड से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. बट व्हाट हैपन इज उस टाइम पे प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई फॉर द जनरल स्टडीज पेपर. सो एग्जाम के टाइम में वो ये जो आप फर्स्ट टाइम बैठे हो तो एक पैनिक बटन होता है, आपको पता नहीं होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और फिर आपको लगता है अरे आगे वाला भी मुझे नहीं आ रहा. तो वो पैनिक सिचुएशन के अंदर आई डिड सम ब्लंडर्स which was like I heard one topper's talk before giving the examination, and they told us कि जहाँ पे भी यूपीएससी none of the above option देता है, it used to be that answer only. So जब आपको पैनिक बटन बज रहा हो और आपके पास में 15 मिनट बचे हो और आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हो, then what I did is मैंने जितने भी क्वेश्चन में नन ऑफ दी अबव ऑप्शन दिया हुआ था मैंने उसको आंसर लगा दिया कि नहीं आता यही आंसर होता है, ये लगा देते हैं. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस बेवकूफी ऑफ माइंड कि यार थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था कि क्यों नन ऑफ दी अबव ऑप्शन होगा. सेकेंड अटेम्प्ट में अगेन मैंने प्रैक्टिस बहुत करा, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया एग्जाम के अंदर. मतलब मेरी जो बॉडी क्लॉक थी वो सेट नहीं हो रही थी उस टाइम पे. तो मैं रात में 3 बजे सोती थी कि पढ़ना बहुत है, सुबह 9 बजे उठ नहीं पाती थी. और घर के अंदर तो फिर भी होता है कि आप मम्मी आपको उठा देंगी, आपको कॉफी पिला देंगी और काम हो जाएगा. बट जब आप एग्जाम देने जाते हो, बिकॉज मेरे होम टाउन में सेंटर नहीं है, तो जब मैं एग्जाम देने गई इन जयपुर तो देयर वाज नोबडी टू वेक मी अप एट दैट टाइम. और फिर उसके बाद में मतलब वो जो एक सिचुएशन थी कि एग्जाम के पहले आई जस्ट हैड रेड बुल. किसी ने बोला कि रेड बुल से आपको एनर्जी आती है, आप अवेक रहोगे बहुत टाइम तक, तो मैंने रेड बुल ले लिया. एंड देन व्हाट रेड बुल डिड वाज, रेड बुल एक अलग इफेक्ट देती है आपको. जब आप बिल्कुल टेंशन वाली सिचुएशन में होते हो तब रेड बुल आपको हैप्पी मूड दे देती है. तो वो आप हैप्पी मूड में आप ये भूल जाते हो कि आपको सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है. तो आई गॉट ब्लैक आउट विद इन माई पेपर फॉर अराउंड 30 मिनट्स. जब बेल बजती है लास्ट 30 मिनट्स बचे एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने तो 50 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है. बट अगेन रेड बुल आपको इफेक्ट क्या देगी, रेड बुल आपको देगी कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा. तो दैट वाज द सेकंड ब्लंडर दैट आई डिड माय इन सेकंड अटेम्प्ट. थर्ड अटेम्प्ट से मैंने सोच लिया कि अब मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगी, किसी की नहीं सुनना मुझे, अपना बॉडी क्लॉक सेट करो, सब कुछ अच्छे से करो. और लास्ट 2 अटेम्प्ट में सीसेट आराम से निकल रहा था, इट वाज इजी दैट टाइम. थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी ने सीसेट टफ कर दिया. सो बीइंग एन आर्ट्स स्टूडेंट जहाँ पे मैथ्स इतने क्वेश्चन हम अटेंड ही नहीं करते थे, रीजनिंग और क्वांट के ऊपर मतलब क्वालिटेटिव अपने जो होते थे इन सब के ऊपर रिलाई करते थे, वहां पर ये रियलाइज हुआ कि अब तो मैथ्स आती नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, अब कैसे पास होंगे. तो सीसेट ने इतना बड़ा मुझे मतलब शॉक दिया दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग ये प्रोसेस मेरे लिए नहीं है. I should switch to some other career because 3 अटेम्प्ट हो गए, आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है. एंड एवरीवन इज लाइक प्रीलिम्स तो सबका निकल जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में बच्चे पास ज्यादा होते हैं, तो लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स तो इतना इजी स्टेज है तो सबका निकल जाता है. इंटरव्यू में बच्चे जो फेल होते हैं उनका रियल स्ट्रगल है, आपके लिए रियल स्ट्रगल नहीं है. देन थोड़ा उस टाइम पे कोविड भी आ गया था, 4th अटेम्प्ट की बात है. एंड घर के अंदर भी पापा ने बोलना स्टार्ट कर दिया था ठीक है अब नहीं होता, अब शादी वादी करते हैं, क्योंकि मतलब उस टाइम तक आई टर्न 24. तो ही वाज लाइक ठीक है अब देखना स्टार्ट करते हैं, घर पे आ जाओ, घर से पढ़ाई कर लो, देख लेंगे क्या करना है, अगर पढ़ाई कर लो हो जाता है तो ठीक है, वरना आप शादी कर देंगे, ऐसी फैमिली देखेंगे जो आगे सपोर्ट कर देगी. बट वो मुझे बहुत ज्यादा हिट करा, मतलब व्हेन ही टोल्ड मी कि शादी कर देंगे, मतलब दैट टाइम हिट मी, ओ शिट, मतलब अभी तक मेरा ना करियर सेटल हो पा रहा है, ना जो मेरा सपना है वो पूरा हो पा रहा है, तो मैं कैसे शादी के लिए सोच सकती हूँ. आई एम नॉट अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन राइट नाउ. सो दैट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग विद सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. प्रोसेस ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा. ऐसा होता है ना जब आप दूसरी साइड पे होते हो तब आप ज्यादा समझते हो कि एग्जामिनर को क्या चाहिए. राइट. हाँ. तो 2000 आई गेस 2021 की ये बात है.
तो कोविड आ गया था, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स फॉर सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वहां से मेरी प्रैक्टिस और अच्छी होती गई, बिकॉज व्हेन यू बिकम एन एग्जामिनर यू ऑलवेज नो आंसर कहाँ छुपाना है। तो जब आप एज अ मतलब एज अ स्टूडेंट बैठोगे तब आपको पता होगा कि एग्जामिनर ने आंसर कहाँ छुपाया है। Right. एंड दैट इन दैट अटेम्प्ट आई प्रैक्टिस अ लॉट फॉर सीसेट। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरा सीसेट भी निकल गया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, घर का प्रेशर भी बिल्कुल खत्म हो गया कि चलो मेंस लिख रही है तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो मेंस लिख रही है ये, इसको कोई शादी का प्रेशर देना ही नहीं है। This was in 2020, na? Yes, this was 2021 attempt. 2021 attempt. Okay. Yes. So after giving mains, I was very sure कि मैं mains में fail नहीं होंगी कभी भी, because I have a very good command over my writing skills. So मुझे पता था कि मेंस में तो नहीं होगा, एंड I'll be getting soon an interview call. अब इंटरव्यू के अंदर बाद में पता चलता है कि आपको सर्विस कौन सी मिलेगी क्या है, बट I'll be getting an interview call in that attempt. I was that much sure. So what happened is मतलब घर के अंदर थोड़ा वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ वही था। आफ्टर मीन्स दे थॉट ऑफ के अब मतलब कर लेते हैं, एक बार रोका कर देते हैं, देन वी विल सी क्या करना है। तो दैट टाइम आई गॉट एंगेज, जस्ट आफ्टर माय मीन्स आई गॉट एंगेज दैट टाइम। फिर मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन तभी वैसी हो रही थी। इंटरव्यू मेरा मेरे हिसाब से अच्छा था, बट थोड़ा सा कुछ ब्लंडर बीच में हुआ है। आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, आई गॉट 168 दैट टाइम। तो मेरा जो रुका था मतलब उस अटेम्प्ट के अंदर 5 नंबर 6 नंबर से यूपीएससी का जनरल कैटेगरी से नहीं हुआ था मेरा। तो आई वाज वेटिंग कि यार रिजर्व लिस्ट में आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे रिजर्व लिस्ट भी मेरे नंबर पे ही एंड हुई थी। देयर वाज अ गर्ल जिसको मेरे जितने ही मार्क्स मिले थे, एंड शी गॉट अलॉटेड रिगार्डलेस मी, नहीं हो पाया था। तो फिफ्थ मतलब फोर्थ अटेम्प्ट देने के बाद में जब आपके पास दो बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन हो जाती है कि एक तो आपको सारे ससुराल वाले भी आके पूछने लग जाते हैं, अच्छा नहीं हुआ, इंटरव्यू में फेल हो गई, अच्छा ऐसा हो गया, और अपनी फैमिली को तो आप समझा नहीं सकते, बिकॉज वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि यूपीएससी की जर्नी क्या है, हमें नहीं पता। हम ब्लेम करना बहुत इजीली जानते हैं, एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल दैट टाइम कि यार मैं इंटरव्यू में फेल नहीं हुई हूँ, आई वाज अबव द एवरेज बट आई कुड नॉट गेट इनफ to qualify this examination. Right, huh? You were passed but couldn't, you know, service नहीं मिल पाई because बहुत सारे factors है ना, reservation है, there is different factors. So yeah. तो ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसके जस्ट 5 दिन के अंदर 2022 का अटेम्प्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो 5 दिन के बाद में ही हमारा प्रीलिम्स था। एंड अगेन इतना प्रेशर सिचुएशन हो गया था क्योंकि मैं सबको बोल रही थी कि मेरे को सर्विस तो मिल ही जाएगी, आई विल जॉइन द एएफसी, देन आई विल सी के प्रिपेयर करना है नहीं करना है। तो वो 5 दिन में कॉल्स अटेंड करना, लोगों को ये समझाना कि इंटरव्यू में नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप हो चुका था मेरे ऊपर। तो उस अटेम्प्ट में वापस मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। एंड दैट वाज अ शॉकिंग सिचुएशन, एंड आई डिसाइडेड कि अब मुझे यूपीएससी नहीं करना। आई ट्राइड एवरीथिंग फॉर द यूपीएससी और अब नहीं हो रहा, एंड इन अ ईयर आई विल बी गेटिंग मैरिड। सो अब ठीक है, हो गया बहुत, अब नहीं करूंगी। That time my father, my mother-in-law stood like a rock to me कि हमें छुड़वाना ही नहीं है, तुझे घर में आके बैठना है बैठ जा, तेरे को पढ़ना है पढ़, पीएचडी करने का, whatever you want to do, do that thing, but अभी नहीं छोड़ना है। एक अटेम्प्ट दो, शादी कर लो, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। तो इन 2023 फेब I got married, और मैंने पूरा सोच रखा था कि I was going to Turkey that time, तो मैंने सोच लिया था अब मैं सिर्फ मजे करूंगी, अब मुझे नहीं करना यूपीएससी, आई विल सी आफ्टर दैट। अब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। आई ऑलरेडी डिड माय मास्टर्स, सो आई वाज एलिजिबल फॉर द पीएचडी आल्सो, and I was also working with some of the institutes and coaching institutes, so I thought यार I'm financially independent, so let's take a break, देखेंगे बाद में। but what happened is जो भगवान बोलता है ना कि जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आई प्रतापगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में, एंड वहां पे कोई लाइफ नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, और हस्बैंड बिल्कुल मतलब उनका भी प्रोबेशन पीरियड था, तो वो बहुत ज्यादा बिजी थे उस टाइम पे। तो जब वो टाइम देने के लिए कोई नहीं है, देन आई स्टार्टेड कि यार अब एक ही तो अटेम्प्ट मैं दे देती हूँ, नहीं हुआ तो बाद में कुछ देख लेंगे। एंड लकीली इन दैट लास्ट अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, एंड आई वाज डेम श्योर कि एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा। राइट।
बट लाइक जैसे लास्ट टाइम हुआ आपके साथ कि यू मतलब रीच्ड इंटरव्यू स्टेज बट कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, वो तो बाद में आपने एनालाइज किया था एंड यू टोल्ड मी कि शायद थोड़े मार्क्स अगर 2-4 नंबर ऐसे में ज्यादा आ जाते तो भी मैं क्वालिफाई हो Yes. जाती, या 2-4 नंबर इंटरव्यू में मिल जाते तो भी। तो वो वाला जो वो एक सिचुएशन था कि इतना पहुंच के भी एक बार मेरा नहीं हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट यू आर गिविंग, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें चल रही थी बैक ऑफ द माइंड में कि फिर से ऐसा ना हो, क्योंकि वो बहुत आई थिंक मैं जिस तरह सोचती हूँ कि अगर आप बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के वहां पे खड़े हो और फिर चीजें अगर आपके हाथ से निकल जाए और अगर ये डर हो कि वो 2 बार ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो दैट विल बी अ नाइटमेयर आई गेस। So were you prepared? How did you take up all those things? I was very sure this time because this time I got 3 months, more than 3 months to prepare for the mains examination. Hmm. तो जब जैसे ही मैं एग्जाम देकर आई थी प्रीलिम्स का, आई वाज श्योर कि सीसेट निकल रहा है, व्हिच वाज अ मेजर हर्डल फॉर मी. सो उस दिन से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और मेकिंग अ स्ट्रेटजी हाउ टू अपीयर फॉर 2023 मेंस एग्जामिनेशन. सो ऐसा था कि मेरे एसए में लास्ट टाइम 97 मार्क्स आए थे, ठीक है, और पीएसआईआर में आई गॉट जस्ट 251 मार्क्स, डिस्पाइट के पीएसआईआर मेरा मास्टर्स भी है, मेरा ऑप्शनल भी है. Optional भी, तो right? तो ये दो ऐसे एरियाज है. जीएस में आई गॉट 430 मार्क्स दैट टाइम आल्सो. सो Hmm. आई वाज श्योर कि जीएस तो इतना ही रिपीट करना है, इससे ज्यादा आई कैन नॉट इमेजिन कि जीएस में मुझे ये लोग इतना बढ़ाएंगे. Hmm. बट मेरे पास में 50 नंबर लेने की कैपेबिलिटी है एसए एंड पीएसआईआर. Hmm. तो मैं जैसे ही मतलब अपना प्रीलिम्स दिया, उसके 5 डेज और 7 डेज में आई शिफ्टेड टू दिल्ली. और वहां पे एक सर है, एस.एन. चक्रवर्ती सर, जिनका मैंने बहुत ज्यादा सुना था कि मतलब इनसे बच्चे बहुत इम्प्रूव करते हैं, वो पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं, पर्सनलाइज चेक करते हैं. तो आई टुक कोचिंग फ्रॉम हिम फॉर एसए एंड पीएसआईआर. सो सर से मिलने के बाद में पहला डिस्कशन यही था, सर मेरे को लगता है कि मेरे को मार्क्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे को शायद ग्रामर नहीं आती, वोकैब नहीं आती, या कुछ मेरे को फ्लारी लैंग्वेज नहीं आती. तो उन्होंने कंसोल करा कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो जीएस के अंदर भी मार्क्स नहीं आते, एंड एक बार एक ऐसे लिख के दिखो, फिर देखते क्या होता है. Hmm. So the first essay I wrote there, he gave me 110 marks. So मैंने कहा सर आप तो बहुत ज्यादा दे रहे हो, यूपीएससी तो इतना देता ही नहीं है, तो कुछ तो फॉल्ट है यहाँ पे. He was like उस दिन हो सकता है तुमने इंटरप्रिटेशन गलत करी. कई बार हम ऐसे में क्या करते हैं, एक ही चीज को लेकर चलते रहते हैं और हम ऐसे फिनिश कर देते हैं. बट इन ऐसे दे आर वेरी निटी ग्रिटीज दैट वी नीड टू एड्रेस, दोनों पार्ट एड्रेस करना है, एंटीथीसिस देना है, सब कुछ करना है. सो मैंने उनसे 2 टेस्ट लिखे एंड ही अश्योर्ड मी दैट मच कि रूपाली देखो 110 नीचे तो नहीं आएंगे, अगर तुम इसी तरीके से लिखती रही तो नाउ यू शुड फोकस मोर ऑन योर जीएस पेपर एंड ऑप्शनल पेपर. ऐसे तुम्हारा सॉर्टेड है. This confidence helped me in my means examination. The first day was the essay day. और जो मैंने आपको बताया बिगेस्ट फियर कि 97 से 97 वापस आ गए, नहीं हो पाया तो क्या करेंगे. और इस अब मेरे को इतना श्योरिटी थी कि जो भी करना है आपको मेंस में ही करना है. इंटरव्यू इज टोटली अनसर्टेन थिंग. Right. तो इस बार लकीली जो होता है ना कि आप जो अच्छा सोच के जाते हो वैसी चीजें होती है. भगवान की दया से बहुत इजी टॉपिक्स दिए उन्होंने ऐसे में, जो डायरेक्टली आपको इंटरप्रेट करना आ जाता है. तो ठीक है, ऐसे बहुत अच्छा हुआ था जैसा प्लान करा था, बट इतना नहीं पता था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे. आई वाज लाइक सर ने बोला 110 आएंगे तो 110 तक आ ही जाएंगे, तो 20 नंबर का यहाँ पे जंप हो गया है. जीएस 1 2 3 4 के अंदर वही 430 रिपीट करना है और थोड़ा सा इंप्रूव अपने को ऑप्शनल में करना है. सो जब रिजल्ट आया, द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज माय एसए मार्क्स, कि कितने नंबर थे. मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ही उसकी थी, Right. किसी और की नहीं है. एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि 120 मार्क्स है, देन आई वाज लाइक वाओ, मतलब लिटरली जो मेहनत करी थी इस अटेम्प्ट में सिर्फ 3 महीने इसके ऊपर, वो रिजल्ट आया. तो मतलब कहीं ना कहीं एक जो फियर होता है ना, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है. आप उसको या तो फियर के साथ में जीते रहो या फिर उसको ओवरकम कर लो. सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैन मेक आउट ऑफ इट. Right. And then you went for interview और Yes. last interview था. You told me last time, फिर मैं repeat कर रही हूँ अपनी last conversation कि you went there like कि ये मेरा last moment है, I want to make the best out of it. And शायद handball खेल के दिखाया था आपने या कुछ. Yes. तो Yes. वो experience entry करते ही and exit करने के बीच में जो जो हुआ in the interview room, if you can.
यस, पहले तो जब हम इंटरव्यू के लिए इस बार जब जा रहे थे तो कुछ ऐसे बोर्ड मेंबर्स थे जिनके ऑलरेडी मतलब लोगों ने इतना डरा रखा था उनके बारे में। वन ऑफ देम इज द लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वन वन इज सुमन शर्मा मैम, ठीक है। तो एवरीवन इज लाइक कि यार ये बोर्ड आ गया तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आई वाज टू अफ्रेड, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा बोर्ड था इट वाज वेरी जॉली, ठीक है। बट यही था कि मतलब वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ब्लंडर हुआ था, तब नहीं हो पाया। तो अब मैं ये सोच के बैठी थी प्लीज दासा सर आ जाए, प्लीज दासा सर आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और हम लोगों का ही एक ऐसा बेंच था जहाँ पे हमें नहीं पता था कि हमारा बोर्ड कौन है। So I was the first person in the morning slot for the interview. So मैं जा रही थी, मैंने भैया से पूछा भैया प्लीज बता दो कौन है। तो he told me कि दासा सर है, and I was so happy because I knew that thing कि दासा सर आपको इनफॉर्मल वेज पे जज करते हैं, ठीक है। He will not be a very strict board, or he will not ask you from the only subject domain. He will try to question you on your personal life experiences, and he is somebody who does not like the coaching institutes, pura ka pura transcript and everything. So when I entered that room, मैं इतनी खुश थी, and the glow was there because I got the दासा सर जिनके लिए मैं बहुत टाइम से प्रे कर रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट ही आस्क्ड मी कि आप पहली बार तो नहीं आए हो इंटरव्यू बोर्ड में। मैंने कहा यस सर, दिस इज माय सेकंड इंटरव्यू। सो फिर तो बोला आपको पता ही होगा क्या होता है। मैंने कहा यस सर, कैसा होता है। और उस इंटरव्यू में कहीं पे भी मुझसे सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में नहीं पूछा गया, एज आई न्यू फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट दैट वी यूज्ड टू गेट इन टेलीग्राम चैनल। फिर सर ने सिंपली ये पूछा कि अच्छा आप कहाँ पे रहते हो। I told him, sir, I'm married and currently I'm living in Aligarh and my husband is also in services. Then the whole interview went to my husband, my hobbies, and my father's business, because I wrote my father's business as my extracurricular activity that I did during 2021 or 22. So ये इंटरव्यू ऐसा था कि जो मतलब आई कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मुझे वो चीज बोलने का मौका मिले जो मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ। Why UPSC should select me as a candidate? What is my real personality? So एक सर ने पूछा था कि रूपाली, हैंडबॉल was the sports that I used to play in my school, and I went to nationals in handball. So it was mentioned in my DAP. तो सर ने मुझसे पूछा कि रूपाली हैंडबॉल में, वॉलीबॉल में और एक वॉल बॉल, हाँ, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट द वॉल बॉल, बट हैंडबॉल एंड वॉलीबॉल आर द कंप्लीट हो गई है। So he asked me the difference between the handball, volleyball, and wall ball. So I told him, sir, I'm not aware about the wall ball, but handball and volleyball are the completely different games. And if you allow me, I can show you the gestures that one makes in handball and volleyball. So he was like, yes, go ahead. So मैं अपनी सीट से खड़ी होके, एक हैंडबॉल के अंदर क्या होता है, हमें एक एंगल पे मारना होता है, एंड हैंड्स ऐसे जो आते हैं पीछे जाके आप फोड़ लगा दो। तो he was so happy, अरे वाह, you know the angle, you know the dodging। मैंने कहा yes sir, I played at a national level, that's why I know the thing। So वो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इतने सारे प्लस पॉइंट्स थे जहाँ पर there are some moments within the board के वो अरे वाह ये क्या बोल दिया, अरे वाह ऐसा कैसे हो गया, मतलब वो आपको बूस्ट पे बूस्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि मार्क्स किस बेसिस पे आते हैं, बट पता नहीं क्या था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो जब मैं खड़ी हो गई, इंटरव्यू वाज ओवर, सर ने बोला ठीक है यू कैन गो। मैं खड़ी हुई तो एक लेडी मेंबर थी, खड़े होने के बाद में भी आपसे वो पूछ रहे कि आपको साड़ी पहनना पसंद है क्या। मैंने कहा मैम अभी तो नहीं है, बिकॉज मुझे इतनी आदत नहीं है साड़ी पहनने की, चलना मुझे अभी ढंग से नहीं आता है, बट अगर मैं बार बार साड़ी पहनती रहूंगी तो आई थिंक आई स्टार्टेड लविंग द साड़ी ऑल्सो। तो वो फिर पूछा अच्छा तुम कौन सी साड़ी पहनकर आई हो। आई टोल्ड कि मैम ये महेश्वरी कॉटन सिल्क है। अरे वेरी वेरी गुड, यू नो अबाउट द साड़ी। और फिर खत्म हो गया, मतलब मैं खड़ी हूँ उसके बाद में भी वो पूछे जा रहे हैं। जब मैं बाहर निकली तब मैंने गार्ड भैया से पूछा कि भैया कितना टाइम हुआ ये बता दो। तो बोलता मैम 35 मिनट्स तक तो चला है। तो एक जो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि जब हमारा इंटरव्यू ज्यादा चल रहा है मतलब दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, तो आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है करके। मैं बाहर निकली, मैंने पापा को बताया फोन करके, पापा जैसा चाहिए था वैसा वैसा हो गया, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है।
और अब देखते हैं कैसे। तो मतलब घर के अंदर एक तरीके से ये हो चुका था कि नाउ दिस टाइम शी इज साउंडिंग कॉन्फिडेंस, तो इसका हो ही जाएगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया तब वी वर लाइक कि यार लिस्ट में तो आ रहा है, कौन सा नंबर पे आ रहा है ये नहीं पता। ओके। बट वो इंटरव्यू के मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं आपको इस पे बताऊं कि ये ऐसा करने पे भी इंटरव्यू अच्छा होता है। वही अभी वही इंटरव्यू में कितना स्कोर किया था आपने? आई गॉट 165, लास्ट ईयर से भी कम था मुझे, मतलब आई गॉट 168 लास्ट ईयर, दिस ईयर आई गॉट 165 ओनली। So, why, like, your experience was good, and you said कि there were moments during the interview. So, what do you think? किस basis पे marks देते हैं या किस basis पे judge किया जाता है actually aspirants को? If you can, अगर दोनों interview के experience है या since your husband Amrit sir is all मतलब has also given, I think twice he was selected ना? तो he 4 times he was selected. या तो 4 times तो उन्होंने भी दिया होगा, तो कभी बातचीत हुई होगी कि इंटरव्यू कैसा गया कैसा गया, तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है इंटरव्यू में? यार ये बहुत अनसर्टेन है टू नो कि इंटरव्यू किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक फर्स्ट दे यूज्ड टू सी इज कॉन्फिडेंस, एक बंदा जो आ रहा है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है ना। अगर आप कोई भी चीज कन्विक्शन से बताते हो, आप अपने आंसर्स के अंदर बिल्कुल लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो दे गिव यू मार्क्स ऑन दैट बेसिस। ठीक है। अब मेरा इंटरव्यू आई डोंट नो बिकॉज इट वाज कंप्लीटली इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंटरव्यू। आई कैन नॉट लाई ऑन माय पर्सनल जर्नी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके हस्बैंड जो है वो घर पे आकर गुस्सा करते हैं या नहीं करते, तो हाउ कैन आई लाई ऑन दैट पॉइंट? मतलब राइट। इट्स एंड हाउ यू कैन जज मी ऑन दैट थिंग यार, इट्स अ पर्सनल थिंग, you cannot judge me. So राइट। generally what happen in interviews, some interviews have some kind of subjective analysis as well as they go informal also. So राइट। when there is a subjective analysis based on your situation, based on your anything that you mention in your draft, then आपके पास में वहां पे ऑब्जेक्टिवली आप उस इंसान को डिटरमाइन कर सकते हो कि इस इंसान ने क्या करा है, अच्छा इसने ये नहीं करा है तो मैं इसको इतने मार्क्स दे देता हूँ। बट मतलब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा है, जब मुझे 168 मार्क्स आए थे दैट टाइम क्या हुआ, मतलब एक मैम, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा था, सब कुछ अच्छा था, एक मैम थी, उन्होंने मुझसे आउट ऑफ ए ब्लू एक क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। एंड आई एम लाइक कि एकदम से, मतलब मेरा तो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी नहीं है, देन आई ट्राई टू आंसर दैट थिंग, बट उसमें मुझे टाइम लग गया सोचने में, बिकॉज शी वांटेड टू नो द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एंड उस टाइम मुझे याद ही नहीं आ रहा था 90 डेज होता है या 120 डेज होता है, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट थिंग। तो उस टाइम पे मुझे क्या हुआ, 10 to 20 सेकेंड्स का एक तरीके से ब्लॉक आ गया। आई वॉज ब्लैंक दैट टाइम, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर हर प्रॉपरली, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में दिखने लग गया। जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कॉन्फिडेंस स्टेप हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे पता था कि इंटरव्यू वाज ओके ओके, मैं बाहर निकलते ही मैंने बोल दिया था कि यार इतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। ठीक है। तो बट उस टाइम पे जब 168 मार्क्स आए, दैट ईयर द एवरेज वाज अराउंड 150 और 160, तो इट वाज अबव द एवरेज। इस साल एवरेज भी बहुत ज्यादा है। सो इट्स लाइक every other person is getting 180 190, so अगर आप 165 लाते हो तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। बट अगेन आई डोंट नो, एंड लकीली आई फील कि अच्छा है उन्होंने इतने नंबर दिए। अगर वो मुझे 178 या मतलब कुछ 170 178 समथिंग कुछ देते थे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 10 नंबर का जंप होता, और आई वाज एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है। तो और वो आईपीएस ऑफिसर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता दो आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। तो वट एवर हैपन इट हैपन फॉर द गुड थिंग। Good. Okay. So your what was IPS was your first preference or second? No. IS was my first preference, IPS was my second, and the third was IRS IT, which I got this time. Okay. So like since you have already given your last attempt for IRS IT, you have got IRS IT ना? You will soon be joining Labasna. So कहीं मतलब इन किसी दिमाग के किसी कोने में है कि एक अटेम्प्ट और होता तो शायद आई कुड बी एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, कलेक्टर बनना है। सो यस यार, कभी कभार तो लगता है, बट पता है इतना एग्जॉस्टिंग हो गया है ना ये 6 अटेम्प्ट, तो मुझे कहीं कभी कभार मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर मैं मेरा 5th अटेम्प्ट नहीं देती, स्किप कर देती, पूरा साल प्रिपेयर करती और फिर देती, शायद एक अटेम्प्ट और होता मेरे पास में, एक चांस और होता, आईएएस तो फिर देख ही देते, बन ही जाते। बट अनसर्टेनिटी इज सो हाई वी
never know कि क्या destiny में लिखा हुआ है. Amrit has given all the 6 attempts and in last 4 attempts he was selected every time. But again IPSC वो रहेगा ना, IAS नहीं हो पाए. मतलब आप देते हो एग्जाम, you don't never know कि आगे वाले एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स आ जाएंगे. बिकॉज हाँ ऑब्वियसली 4 times ऐसे तो बहुत बहुत कम लोग होते हैं वो क्लियर Yes. 4 times, बट एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम सर्विसेज, तो फिर एक लग जाता है कि मे बी डेस्टिनी में आईपीएस ही है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमृत सर ऑल्सो. सो यू गॉट मैरिड टू हिम. ही इज फ्रॉम मतलब ही इज IITian ना, और ही हैज सम इंजीनियरिंग He बैकग्राउंड. is from NIT Warangal. Yeah, so he has engineering background. So how did, because since you were already struggling with CSAT, so how did his guidance help you in preparing for CSAT and in preparation for UPSC CSC in general? अमृत और मैं मतलब एक बार ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला मेरा तो सी सेट इतना खराब है, मेरे को तो मतलब मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं आती है, और लोग तो ऐसे बोल देते हैं 2+2 नहीं आता तो आप क्या करोगे करके. तो ही उसकी एक लाइन मुझे मतलब आज तक ऐसे लगता है कि ऐसे पिन पॉइंट आपको हिट कर जाती है ना, वो वाली चीज. उसने बोला यार तू आर्ट्स से है, तेरे को सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना मैथ्स. सोच हम लोग जो IIT या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है. तू एक सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत नहीं कर सकती तो क्या मतलब फिर, मतलब फिर आप इस ड्रीम के लिए क्यों इतना इतना ज्यादा प्रेशर कर रहे हो खुद को कि मुझे ये करना है, मत करो. एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पा रहे तो उसने जो मतलब एक ऐसी टोन में बोला था, उसके बाद से आई डिसाइडेड, दैट वाज माय 4th अटेम्प्ट, आई डिसाइडेड कि बस अब मुझे ना मैथ्स के लिए चाहे NCERT पढ़नी पड़े, चाहे आर्य शर्मा पढ़नी पड़े, चाहे मुझे कोई कोचिंग लेनी पड़े, I'll learn this maths and I will overcome my fear कि मुझे मैथ्स नहीं आती. Right. तो बस that was the thing that helped me a lot during the 4th and 6th attempt. और प्रैक्टिस वाज द की. और अमृत का यही था हमेशा से कि प्रैक्टिस इतनी करनी है कि एवरीथिंग गेट्स फीड इनटू योर मसल मेमोरी. तो दैट वाज अनदर थिंग जो मुझे बहुत हेल्प करती है अपने एग्जाम के अंदर भी. Okay, so since you are from arts background and CSET gave you trouble, तो from your journey बाद में आपने स्कोरिंग में इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स बताए थे आपने शायद CSET में, इस सिलेक्शन में कितने थे आप? इस बार का अटेम्प्ट ऐसा था, मतलब लास्ट टाइम भी व्हेन आई क्वालिफाई सीसेट, मतलब एक बार तो डर तो रहता है कि यार होगा या नहीं होगा, बिकॉज बिल्कुल मार्जिन पे रहता है मेरा सीसेट. कभी ऐसा नहीं है कि 100 नंबर से निकल रहा हो या 80 नंबर से. आई एम ऑलवेज लाइक 75 to 80, 85, दैट्स इट. इससे ज्यादा मैं सोचती भी नहीं सीसेट के लिए. ठीक है, तो लास्ट टाइम भी ऐसा था कि जब सीसेट मेरा निकला था, उस अटेम्प्ट के अंदर सीसेट सबसे टफेस्ट पेपर था. ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर्स IITian सब फेल हुए. इस अटेम्प्ट में भी इवन बहुत सारे लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो फेल हो गए. तो जब मैं पेपर देखकर आई एंड दिस टाइम अमृत वाज विद मी ड्यूरिंग द पेपर, तो उसने सीसेट का पेपर देखा, यार ये तो बहुत टफ है, ये तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा, तू करके तो आई है ना ढंग से. आई एम लाइक यार मैं करके आई हूँ, मुझसे डिस्कस मत करो. ठीक है, एक तो एग्जाम प्रेशर से आप निकल तो लास्ट अटेम्प्ट में, और आप पहले से ऐसे कब बोल दोगे तो और डर जाएगा इंसान. तो आई वाज लाइक देखा जाएगा, 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आने तो 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की, फिर देखेंगे सीसेट निकल रहा है नहीं निकल रहा. एंड ही वाज सो वरिड दैट टाइम कि यार ये पेपर बहुत टफ है, तूने क्या करा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तू कैसे करके आई है. एंड मैं 2-3 दिन तक तो मैंने उसकी भी सुनी कि हाँ ठीक है बहुत टफ है. फिर मैंने 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से देखा और आई वाज इन एवरी आंसर की आई वाज अबव 70. मैं कहा ठीक है यार हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं इस चीज को. सो जब रिजल्ट आया एंड प्रीलिम्स का, क्योंकि मेरे केस में प्रीलिम्स वाज अ मेजर हर्डल. जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और मैं घर पे बताती हूँ तो मेरे घर वाले इतने ज्यादा खुश होते हैं जितना वो मेरे फाइनल रिजल्ट पे नहीं होते. तो उनके लिए होता है वाओ प्रीलिम्स निकल गया ऐसा. तो जब मैंने बताया प्रीलिम्स निकल गया, ही वाज सो एक्साइटेड कि यार तूने सीसेट निकाल लिया, इस बार का सबसे टफेस्ट सीसेट निकाल लिया. मैंने कहा यार अब ऐसा थोड़ी ना कि आर्ट्स वाले सारे फेल हो जाएंगे, कुछ आर्ट्स वाले भी तो पास हुए होंगे ना इस साल. तो हो गया, वी आर द लकी वन. तो अच्छा एक इसी में लास्ट कि सिंस यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो अभी आपने बताया स्ट्रगल हुई, तो क्या लाइक 1-2 थिंग्स जो सिमिलर स्ट्रगल में भी आपकी तरफ फेस कर रहे हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस से बहुत ज्यादा नाता नहीं, और मैथ्स तो बहुत लोगों को डराता है, इट्स नॉट जस्ट यू, बहुत सारे लोग जिनको साइंस पसंद है उनको भी मैथ्स डराता है. तो सो व्हाट शुड दे डू इफ दे वांट टू क्वालिफाई CSAT,
और क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं होगा तो आप प्रीलिम्स क्लियर होके भी कोई फायदा नहीं है, यू वोंट बी एबल टू राइट मीन्स। तो व्हाट शुड दैट 2-3 बेसिक थिंग्स जो करेंगे सो दे विल बी एबल टू क्रैक इट? देखो इस पेपर मतलब सीसेट का पेपर क्या होता है, पहले तो उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है समझना। आप 2 से 4 के टाइम पे पेपर देते हो, मतलब जब आपका माइंड उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपने पहले अपना पूरा माइंड यूटिलाइज कर लिया इन GS1 पेपर, ठीक है। आप जब वो पेपर दे रहे हो तो आपके माइंड को आपको बार बार ये बताना है कि मेरे में अभी तक एनर्जी है, मैं ये पेपर कर सकती हूँ, ठीक है। सेकेंडली जो इस पेपर में इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन सारे अटेंड नहीं करने हैं। मतलब आपके पास इतनी लग्जरी है इस पेपर में कि अगर आप 50 क्वेश्चन भी करते हो ना, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। तो पेपर सेटिंग को समझना बहुत जरूरी है। मतलब हमें सीसेट में इंस्टेड ऑफ मोर प्रैक्टिसिंग द मैथ्स और द क्वांट क्वेश्चंस, वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ कि मेरी रीजनिंग अच्छी है, आई विल आइडेंटिफाई द रीजनिंग क्वेश्चन फर्स्ट, आई विल ट्राई टू अटेंड दोज क्वेश्चंस, then I will go for those maths question जो 1 liner 2 liners हो, which are easy to solve। मैं अपने ईगो पे लेकर नहीं आऊंगी कि यार मेरे को प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता तो भी मुझे ये करना है, राइट। वहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब आप अगर पेपर को देखोगे तो पेपर इतना टफ नहीं बनाया जाता है, पेपर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मेरा एक तो सबसे बड़ा दिक्कत यही थी कि जब मेरा सीसेट फेल हो रहा था उस टाइम पे पैटर्न चेंज हो रहा था। पैटर्न में क्या हुआ कि प्रॉफिट लॉस और ये ट्रेन वाले क्वेश्चन या फिर नंबर सिस्टम इतना नहीं आने से आपका एकदम से प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम में भी जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आने लग गए थे। तो जब आपको ज्यादा क्वेश्चन वो दिखते हैं, आपके वाले स्ट्रेंथ पॉइंट्स नहीं दिखते, तो आप थोड़ा सा पैनिक मोड में चले जाते हो, राइट। तो मैंने अपना पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करा। इसमें क्या होता था, मैं फर्स्ट सिर्फ 1 लाइनर्स या फिर जो छोटे क्वेश्चंस होते थे उनके ऊपर पहली रीड करके निकाल दूंगी। आई यूज टू गेज द पेपर ओनली, देखा नहीं आ रहा आगे बढ़ो। सेकेंड टाइम में आई विल ट्राई टू अटेंड दोज क्वेश्चन जिसपे मैं थोड़ा सा भी फोकस करूंगी या मतलब नंबर्स या वैल्यूज डाल के काम करूंगी तो मार्क्स आ जाएंगे। तो 1 घंटे के अंदर मेरा मतलब रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर पूरा फोकस रहता था। और उसके अंदर अगर आई एम एबल टू डू 20 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, देन गुड इनफ, मैं आगे उस चीज के ऊपर और फोकस नहीं करूंगी। फिर जो हमारा पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसके ऊपर मैंने काफी काम करा था। कॉम्प्रिहेंशन में जनरली जो यूपीएससी का पैटर्न होता है, जिस तरीके से यूपीएससी देती है आंसर्स, उसके ऊपर थोड़ा सा पहले एनालाइज करके देखो कि कैसे वो थीम्स पे जाते हैं, कैसे वो अगर आपसे अजम्पशन पूछ रहे हैं या वो आपसे इसके अंदर इन्फेरेंस पूछ रहे हैं तो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा काम करके मेरे कॉम्प्रिहेंशन में मुश्किल से 5 या 6 गलत होते थे। तो अगर मैं 30 के 30 कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ, 27 कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ, हाँ, तो थोड़ा-सा मैंने मतलब अपने कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत काम करा है। मतलब जब भी अगर मैं पहले भी पेपर लगाती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि एक दिन तो मैं सिर्फ मैथ सॉल्व करूँगी, दूसरे दिन मैं 1 घंटा बैठ के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन्स करूँगी। तो कॉम्प्रिहेंशन पे करने पे ये थोड़ा कमांड आने लग गया कि यार अब आंसर में मेरे को पता है श्योरली कि ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला गलत होगा। तो वहां पे मतलब इतना 5 क्वेश्चन का आई गिव माई सेल्फ अ लेवरेज कि इतना गलत हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं करना है। सो ओवरऑल इफ आई अटेंड अराउंड 50 क्वेश्चंस और उसमें से मेरे 10 या 11 भी गलत हो जाते हैं, तो भी आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। राइट। तो इन तो शॉर्ट फिर you need to find out your strength to clear CSAT, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है सीसेट के पेपर में। जब दिमाग लगाओगे, दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज, मेरी एक फ्रेंड है और शी इज फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो उसका ऑप्शनल मैथ्स है, स्टिल शी इज नॉट एबल टू सॉल्व 10 और 15 क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। एंड उसने मुझे कॉल करा, बोला यार रूपाली मेरे तो 10-15 भी नहीं हुए हैं, मेरा तो खत्म हो गया, ये नहीं हो रहा इस बार। मैंने कहा यार तू कैसी बात कर रही है, तेरे से नहीं हुए तो मुझसे कैसे होंगे। देन अगेन वो अमृत वाला डाउट के यार तूने सीसेट तो ढंग से करा है ना, सीसेट बहुत टफ था। तो यार मैंने कर तो दिया, मैंने एटलीस्ट 45-46 क्वेश्चन कर दिए, हो जाएगा, नहीं होगा तो अब नहीं है, फिर नसीब में नहीं लिखा है, छोड़ो इस चीज को। तो ये जो होता है आपका पेपर अटेंड करने की स्ट्रैटेजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन बोथ GS1 एंड GS सीसेट वाला पेपर। उसके अलावा कुछ नहीं है एग्जाम में। ओके, एंड नाउ सिंस बहुत लंबी जर्नी थी इन यूपीएससी CSC,
So, one thing which you have learned from this whole journey of more than 6 years and finally getting into it, what is that? पहली चीज तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पेपर के लिए. सेकेंड थिंग इज पेशेंस. यार ये जर्नी एक ही चीज सिखाती है कि आपको अपने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा. एंड दिस विल अप्लाई इन योर सर्विस ऑल्सो. हर बार आपके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स नहीं होंगे, आपको मेरिट लिस्ट में होगे, आपका प्रमोशन नहीं होगा. इट डिपेंड्स. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी लाइक क्या आज मैंने ये करा है तो नेक्स्ट टाइम मुझे दे दो. ठीक है, तो पेशेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी. एंड थर्ड थिंग इज अ परसिवरेंस. मतलब आपका ड्रीम है, इट्स नॉट अबाउट कि दूसरे लोगों का ड्रीम है. आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. तो आगे भी आपको जो भी सर्विस करनी है ना, आपका मोटिव है, आपके ऑब्जेक्टिव्स है. इट्स नॉट अबाउट एनी अदर पीपल्स ड्रीम कि मेरे को ये वाला चीज चाहिए था, आपने दिया नहीं. तो ये जर्नी आपको इतना कुछ सिखा देगी. एंड आफ्टर अ पॉइंट आपको ऐसा खुद के ऊपर लगने लग जाएगा कि पर्सनालिटी जो आपकी बनी है ना इस जर्नी के अंदर, वो किसी और की नहीं बन सकती. मतलब इट्स लाइक नाउ आई एम एबल टू टॉक ऑन मेडिकल साइंस, आई एम एबल टू टॉक ऑन साइंस एंड टेक, विच आर दो सब्जेक्ट्स जिनको मैं अपने 9th-10th के अंदर दूर तक भागती थी. मेरे को ये चाहिए ही नहीं. नाउ आई हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज कि मैं इन पे भी बात कर सकती हूँ. Right, huh? So it builds your personality, I guess, UPSC, CSC. Okay, so this was Miss Rupali Suran. We hope you enjoyed our conversation. If you want more such interesting conversation, then please like and subscribe our channel and press the bell icon to get instant alerts. Till then, this is Pallavi signing off. Stay curious, stay informed. Thank you for watching Indian Mastermind.